बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुश आमदीद आप सबको सुबह सवेरे पाकिस्तान में, और बहुत मुबारक उन तमाम मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को जो कि आज पाकिस्तान में भी क्रिसमस पूरे जोशो खरोश से मना रहे हैं। और पूरी दुनिया में जिस तरह से क्रिसमस मनाने के हवाले से ऐलान किया गया है वो भी काबिल सताइश है कि कहा गया कोरोना का खास जो है SOPs का खास ख्याल रखा जाएगा। साथ ही बहुत बड़ा दिन है, हम यहाँ पर आज मौजूद हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आप हमारी बात सुन रहे हैं। ये एहसान है अल्लाह ताला के बाद बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का आज 145वां यौम पैदाइश हम मना रहे हैं। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसी शख्सियत है कि जिनके हम तो मुतरफ होंगे ही, इसलिए कि हमारी तो नस्लों पर उनका एहसान है कि आज़ादी जैसी बेशबहा दौलत और नेमत जो है वो हमें उनके तुफैल अता हुई। लेकिन दुनिया उनकी कायदाना सलाहियतों का इतराफ़ करती है। दुनिया मानती है कि किस तरह से उन्होंने तने तनहा इतनी बड़ी साम्राज्य जिसे कहना चाहिए ताकत से, और फिर उसके साथ साजिशों से और रेशा दवानियों से किस तरह से मुकाबला किया, किस तरह से मुसलमानों के लिए एक अलहदा ममलिकत का वजूद जो है उनकी बदौलत क़याम में आया। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज 145वां यौम पैदाइश है, जो कि इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है, और यकीनी तौर पर रहती दुनिया तक हम पूरे जोशो खरोश के साथ ये दिन मनाते रहेंगे। बिल्कुल मनाते रहेंगे। और फरा देखें कि जैसी साजिशें वहाँ पर मौजूद थी जिनका आप जिक्र कर रही हैं, क्या हौसला होना चाहिए। और आप बीमारी से लड़ रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि ये आप किसी को पता ना लगने दें ताकि जो मुसलमान हैं उनको उनका हक मिल सके, वरना उसको डिले मजीद कर दिया जाएगा और शायद आज तक पाकिस्तान ना बना होता। कैसी सोच थी और कैसी मतलब कि कुव्वत इरादी आप देखें। इस पे हम मजीद बात करेंगे और भरपूर बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि काठियावाड़ में जिन्ना पूंजा के घर एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसने पूरी दुनिया की तारीख बदल के रख दी। सिर्फ बड़े सगीर की तारीख नहीं, पूरी दुनिया की तारीख जो है उसके ऊपर एक अलहदा ममलिकत का क़याम, जो कि दो कौमी नज़रिए की सूरत में था, कि जहाँ ये सबसे बड़ी हमजा सबसे बड़ी बात ये थी कि बहुत सारे उन मुसलमानों को जो कि एक कसीर तादाद में थे, उनको एक अलहदा तशख़्ख़ुस उनका एक्सेप्ट करवाना, कबूल करवाना, उनको एक जुदागाना फोर्स या ताकत या अक्सरियत या आबादी या लोगों के तौर पर तस्लीम करवाना, और फिर उनके लिए एक अलहदा ममलिकत का वजूद अमल में लेके आना। ये बहुत सारी अलग अलग कामयाबियाँ हैं जो हर लेवल पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हासिल। और ये बताना कि हम स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्हें स्टेक होल्डर्स ही नहीं समझा जाता था बड़े सगीर का, जिन्होंने एक अरसा जो है हिंदुस्तान पे हुकूमत की और उसके बाद वो ये भी नहीं बता पा रहे थे कि भाई हम स्टेक होल्डर्स हैं। हिंदुओं के साथ मिलकर साजिशें की जा रही थी, और उस वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों के लिए ये जो दो कौमी नज़रिया है ना, ये ऐसी एक सोच है कि शायद अगर उस वक्त ना आई होती आज तक ही ना होती शायद। और आज हमें जितना शिद्दत के साथ एहसास है, इसलिए कि बीच में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स चलती रही, लोग ये कहते रहे कि इसमें ये सही है, ये नहीं सही है। आज वक्त ने खुलकर साबित कर दिया कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पोजीशन ली, उनकी जो सोच थी, उन्होंने जिस तरह से मुसलमानों के लिए जो है फाइट पुट अप की, अगर वो ना की जाती तो आज तमाम मुसलमानों का वही हाल होता है जो आज भी इंडिया में एक कसीर तादाद में मुसलमानों का है, कि जिनको जीने का हक जो है वो भी नहीं दिया जा रहा, जिनके साथ मजहब की वजह से तफरीक की जाती है, उनके साथ जुल्म किया जाता है। हम अपने बुजुर्गों से सुनते हैं हमजा कि इस तरह के मजालिम होते थे, और फिर एक टाइम था जब नहीं ख्याल जहन में नहीं आता था कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आज वक्त ने खुल के साबित कर दिया है कि ऐसा होता रहा है और ऐसा होता रहेगा। और मुसलमानों के साथ तो जो वहाँ पर हो रहा है इस वक्त, जो भारतीय किसान हैं जो बड़ी तादाद में सिख हैं, वो इस वक्त ये बात कर रहे हैं। युवराज सिंह जो इंडियन क्रिकेटर हैं, उनके वालिद को मैंने देखा कि वो एक किसान इकट्ठे हुए हैं, वो उधर खिताब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें मोहम्मद अली जिन्ना ने ये आज से 100 साल पहले ही बता दिया था कि ये होगा तुम लोगों के साथ ही वो ये करने जा रहे हैं, वो ये करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज वही हो रहा है जो मोहम्मद अली जिन्ना
1947 में जिस बुनियाद पे उन्होंने पाकिस्तान बनाया था, आज हम सिखों के साथ भी भारत में वही हो रहा है। बिल्कुल, सेकुलरिज्म की कलई जो है वो उतर गई। उसका जो झूठ है वो खुल के सामने आ गया, जो खुल के सामने आ गया। पूरी दुनिया ने देख लिया कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म जो है ये बेसिकली वो सोच है, वो थॉट है, तशद्दुद पसंदी वो एक सोच है जो कि हिकमत अमली है, जो कि इख्तियार की जाती रही है, इख्तियार की जाती रहेगी। और जितने बगल में छुरी और मुंह में राम राम था वो सब पूरी दुनिया ने खुली आंखों से देख लिया। और इसके लिए हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जुर्रत, अनथक मेहनत, उनकी दयानतदारी, उनके अज़्म मुसम्मम, उनकी हक गोई इसके मुतरफ हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि वो इन सब चीज़ों का एक हसीन इम्तिज़ाज। बिल्कुल ऐसा ही। और बरसगीर की आज़ादी के लिए बाबा कौम का मौक़िफ़ बिल्कुल दो टोक रहा। ना कांग्रेस उन्हें अपनी जगह से हिला सकी, ना अंग्रेज़ सरकार उनकी कोई बोली लगा सकी, उनको बार बार बुलाया जाता रहा। लेकिन कायद आज़म ने जो पहले दिन बात की थी वही आखिरी दिन तक बात रही। अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे और अल्लाह ताला उनके ऊपर बहुत सी रहमतें नाजिल फरमाए कि एक ऐसी शख्सियत जिनकी तुफ़ैल आज हमें आज़ादी जैसी नेमत हासिल है। हमजा, अगर हमने अभी तस्वीरें देखी उस वक्त तो हिंदुओं का असल चेहरा बेनकाब उस तरह से करना, उसको तस्लीम करवाना एक इतनी बड़ी हिकमत अमली थी, जिस हिकमत अमली पे कायद आज़म ने ये पूरे मुसलमानों का मुकदमा लड़ा है और एक कामयाब वकील के तौर पर उसमें जीते हैं उस मुकदमे को, और उसके नतीजे में एक अलहदा ममलिकत का क़याम अमल में आया है। ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि जैसे जैसे हम इस पर गौर करते जाएंगे हम हैरान होते चले जाएंगे। ये आज का सोशल मीडिया नहीं है कि एक पोस्ट लगाई उसके ऊपर शेयर्स होते चले गए, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आसानियाँ तो बिल्कुल मुयस्सर नहीं थी, इतने कठिन मरहले थे वो, और बहुत ही मुश्किल वो वक्त था। इस पे हम बात करेंगे, हम चाहेंगे इस पे तारीखदान हमसे ज़्यादा अच्छी बात कर सकते हैं, वो इस पे बात करें। अभी सीनियर तजियाकार आरिफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से इस हवाले से बात करेंगे। आरिफ निज़ामी साहब, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। अगर हम साबिका और मौजूदा पाकिस्तान को देखें तो उसमें क्या फ़र्क है? जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक ख्वाब था जिसकी ताबीर हुआ 1947 में पाकिस्तान बना, क्या पाकिस्तान बतौर रियासत और बतौर कौम बदतरीज ज़वाल की जानिब बढ़ रहा है, या वक्त के साथ साथ कायद के ख्वाब की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं, कुछ बेहतरी आ रही है? पाकिस्तान ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि बेहतरी की तरफ जा रहा है। सिर्फ सवाल को शायद रोकने की कोशिश हो रही हो और वो भी कोई कामयाब नहीं हुई। अखलाकी इक़दार कोई बेहतर नहीं हुई, इक़्तिसादी मामलात अपनी जगह ख़राब हैं, गवर्नेंस के मामलात हैं, लोगों को 2 वक्त की रोटी जो है उसकी में दिक्कत आ रही है, और उसके ऊपर ये कोविड-19 के बहरान ने हालात मज़ीद ख़राब कर दिए, और इसी वजह से ही पाकिस्तान इस खित्ते में ग्रोथ के लिहाज से ज़्यादातर ममालिक से पीछे है। जी निज़ामी साहब, कायद आज़म एक दूरअंदेश सियासतदान थे, विजनरी थे, उनका एक विजन था यकीनन पाकिस्तान के हवाले से। उनके वो कौन से जमहूरी, समाजी और मुआशी असूल थे जिन पर अमल किए बगैर कायद की रियासत का ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता? जी, ये कायद का जो ख्वाब था वो था एक मुकम्मल जमहूरी मुल्क जहाँ वोट को इज़्ज़त हो, और उसकी वजह यही थी कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान बना ही वोट के नाम पे था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान की जब से पाकिस्तान के क़याम से आधा ज़्यादा मुद्दत जो है वो आमराना निज़ामों में गुजरी है, और जिसमें कई दफ़ा सियासत में मुदाखलत हुई, और वो लोग जिनका काम हुकूमत करना नहीं चाहिए हुकूमत पे बराजमान हो गए। अब पाकिस्तान में एक जमहूरियत का आया है, लेकिन अभी भी बड़ी सख्त पोलराइजेशन है। कायद यकीनन इसके हक़ में नहीं थे, वो पाकिस्तान के अवाम की वेलफेयर चाहते थे और जमहूरी तरीक़ों से। तो अगर कायद की राह पर चलना है तो हमें वही रास्ते बिल्कुल ठीक है। निज़ामी साहब, हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विसाल के बाद हमेशा से कायद आज़म जैसे ही लीडर के मुतलाशी रहे, उनकी तलाश करते रहे, तो कायद आज़म जैसे ईमानदार और मेहनती लीडर्स पाकिस्तान को बाद में मिल क्यों नहीं सके? बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? ये वाकई एक बड़ा लम्हा फ़िक्री है कि कायद आज़म तो इस मामले में बहुत ही ज़्यादा वो ये ज़ाती ख़र्चों और सियासी मामलात को अलग रखते थे, और अकाउंटेबिलिटी का भी उन्होंने एक
निज़ाम उनके जहन में था, जो वो अक्सर उसका ज़िक्र करते रहते थे। तो ये जमहूरियत एक है, एक अकाउंटेबिलिटी है और एक मुआशी वेलफेयर है। अब ये तीनों जो हैं इनमें हम बखल से काम ले रहे हैं। बस मुआशी वेलफेयर जो है उसमें बजाय कि हर आदमी के पास वफर वसाइल हो गुजारा करने के, यहाँ दो पाकिस्तान है, एक अमीर मुल्कों का लोगों का जिसमें उनके पास बहुत दौलत है और गरीब जो बिल्कुल खल्लाश हैं। जमहूरियत का मैंने पहले भी जिक्र किया कि लूली लबड़ी जमहूरियत है, लेकिन अगर कहें कि जी आवाम को एक वाकई हासिल है ख़ुद मुख्तारी, तो वो नहीं आती। और बाकी जो चीज़ें समाजी बराबरी वगैरह वो इनसे मुंसलिक है। निज़ामी साहब, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हम सब के मोहसिन हैं, आने वाली नस्लों तक के मोहसिन हैं और वी वांट टू पे बैक। हम चाहते हैं कि हम किसी तरह से पे बैक कर सकें, उनके बनाए हुए पाकिस्तान को अजीम तर बनाने में अपना किरदार अदा कर सकें। आपके ख्याल में क्या फ़राइज़ हैं रियासत के और क्या फ़राइज़ हैं अवाम के? हमें आज तजदीद अहद का दिन भी है ना, हमें वो कौन से चीज़ें हैं जिनको हमने दोबारा से ज़िंदा करना है या जिनको हमने ताज़ा करना है? जी, एक तो रियासत का फ़र्ज़ तो ये है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दे, सबके लिए रोज़गार का बंदोबस्त करें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो। यही कुछ लवाज़मात हैं जिनको पूरा करना चाहिए। कहने को तो आसान लगते हैं, लेकिन अमल अगर इसमें नहीं हो पाया, यही वजह है कि हम इन फील्ड्स में पीछे रह गए। बिल्कुल ठीक है। आरिफ निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए आपने वक्त निकाला। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से आप बात कर रहे थे हमारे साथ। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। Let's have a look at history. एक नज़र डालेंगे उस तमाम जिसे कहना चाहिए ना उतार चढ़ाव पे, तारीख के पहलुओं पे। हाँ, तमाम पहलुओं पे, और वो तमाम उस जंग के तमाम जावियों पे जो कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ी है और किस कमाल से लड़ी है। आज हम बात करेंगे मारूफ तारीखदान डॉक्टर इकबाल चावला से इसी तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के किरदार के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। फरमाइएगा डॉक्टर साहब कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत के ऐसे कौन से पहलू हैं जिनसे हम अभी तक वाकिफ़ नहीं हैं, जो हम जानते ही नहीं हैं हम? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को देखने के कई ज़ाविये हैं। जो सबसे ज़्यादा अहसन ज़ाविया समझा जाता है वो क्रिज़मेटिक पर्सनालिटी का है, तिल्स्माती शख्सियत का है। तिल्स्माती शख्सियत क्या होती है? तिल्स्माती शख्सियत में ज़ाहिर है उसका कोड ऑफ कंडक्ट एक्सीलेंट होता है। वो ऐसे शख्स थे न झुके न बिके, फिर ये कि वो बड़ी मेहनत और जद्दोजहद करके वो अपना मुकाम हासिल कर पाए और उनके कॉन्सेप्ट जो थे, उनके जो एवोल्यूशन ऑफ थॉट है वो भी एक शख्स में दिखाई देती है। कोई एक जगह मंजूमन नहीं हुए हैं। जैसे 1906 में उन्होंने आगाज़ किया तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से किया और उनका ख्याल ये था कि जो अंग्रेज़ कह रहा था ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के ज़रिए कि हिंदुस्तान एक है, हम एक कौम है, उसके लिए चल पड़े। फिर 1916 में जब उन्होंने माहिदा लखनऊ करवाया, लखनऊ पैक्ट, तो उनको हिंदुओं ने कहा कि एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। फिर 1920 तक वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडर रहे। 20 में उन्होंने जब देखा कि कांग्रेस के जो गांधी जी हैं और हमारे उलमाए दीन जो हैं वो पॉलिटिक्स में रिलीजन को ला रहे हैं, जब वो रिलीजन को ला रहे थे तो कायद आज़म उसके हक़ पे नहीं थे कि पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलहदा होना चाहिए। फिर वो अलहदा हो गए, मुस्लिम लीग में ही शामिल रहे। 1920 से 40 तक उन्होंने
कोई कसर उठा नहीं रखी जिसमें ये कोशिश की हो कि हिंदुस्तान मुत्तहिद रहे और हिंदुस्तान में जितनी भी अक़वाम हैं, ख़ासकर मुसलमान हैं, उनके जायज़ हकूक़ मिले। जब उन्हें यकीन हो गया, ख़ासकर कांग्रेसी वज़ारतों के बाद, जब उन्होंने देखा कि चंद सूबों में 11 में से 8 सूबों में कांग्रेस को हुकूमत बनाने का मौका मिला है, और फिर ये कि 3 सूबे पंजाब, बंगाल और सिंध, यहाँ पर मुस्लिम लीग की हुकूमत नहीं थी, मुसलमानों की थी, वहाँ पर भी उन्होंने उनको चैन से नहीं रहने दिया। फिर उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ अगर हिंदुस्तान छोड़ देता है, जो कि जंग अज़ीम दोए में उन्होंने वादा किया था, तो वो फिर क्या हाल होगा। तो तब उन्हें अल्लामा मोहम्मद इकबाल का खुतबा इलाहाबाद और उनके खतूत जो उन्होंने उनको लिखे थे, और फिर जो उनसे उनकी मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क नहीं है, इस कॉन्टिनेंट, इट्स अ सब कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट बोला ही उसको जाता है जहाँ एक से ज़्यादा ममालिक होते हैं, बेशुमार अक़वाम होती हैं। लिहाजा हमें मुसलमानों का हल ये निकालना होगा कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान बनाना होगा। और चौधरी रहमत अली ने लफ्ज़ पाकिस्तान भी दे दिया। जब पाकिस्तान का फैसला कर दिया करारदाद लाहौर में, यहाँ से फिर उनका क्रिज़्मा जो है वो नुमाया होता है। वो लेकिन ना चंद हज़ार लोग थे जो कि करारदाद पाकिस्तान के मौके पे मौजूद थे और यहीं पे लाहौर में मौजूद थे, और यहाँ से उन्होंने एक कौम को एक मंजिल दी, वाज़ेह नस्बुल्लैन दिया। फिर वहीं से ये जो 2 कौमी नज़रिए का वजाहत करना शुरू की। अब देखिए, औरतों को शामिल किया, स्टूडेंट को शामिल किया, हर तबके को, ऑल जो भी इंटरेस्ट ग्रुप्स थे उनको शामिल किया, फिर उलमाए दीन को शामिल किया। उनको मोबिलाइज़ करना ये कोई आसान नहीं है। एक तो है ना, आपने विजन दे दी, फिर उनको मोबिलाइज़ करना, मोबिलाइज़ करके 37 में मुस्लिम लीग 104 नशिस्तें जीतती है। 1945 में 100% सीटें मरकज़ में और 87% सूबों में जीत जाती है, और एक ही नारा लगता है कि लेके रहेंगे पाकिस्तान और बनकर। और ये सारा जो है ये करिश्मा है। एक तो ये उनकी ज़ात, फिर उनकी लड़ाई देखिए, हम कहते हैं मुकाबला किनसे जीता। एक तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस ने रूप धारा हुआ है सेकुलरिज्म का, उसके पीछे जो सारा दिमाग है वो हिंदुओं का, पैसा जो है हिंदू इंडस्ट्रियलिस्ट का है, और बदकिस्मती से उनके साथ उलमाए दीन भी शामिल हैं, और उनमें और भी हमारी नेशनलिस्ट मुसलमान भी शामिल हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अंग्रेज़ हैं जिनका पूरी दुनिया का फ़ख्र ये है कि इंडिया उनकी सबसे बड़ी एम्पायर है। उस एम्पायर को वो टुकड़े टुकड़े कैसे कर दे, ये और उनको इस तरफ लेकर आना। और फिर सबसे बड़ी बात है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी क्या है? पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से, लड़ाई झगड़े और डंडे से, हड़तालों से, धरनों से नहीं, जो कि गांधी जी का एक तुरा इम्तियाज था, वो नहीं। जैसे नेल्सन मंडेला ने पुरअमन अंदाज से वो तरीका, गांधी साहब तो कहते थे नहीं जी नॉन वायलेंट, लेकिन नॉन वायलेंस में हमेशा वायलेंस हुआ। यहाँ पर कभी वायलेंस नहीं हुआ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कभी गिरफ्तार नहीं हुए, कभी जेल में नहीं गए, और उनको देखिए क्या उन पर दबाव नहीं था। उनकी जमात को तकसीम नहीं करने की कोशिश की गई, उनके अवाम को गुमराह करने की, जो आपने कहा सोशल मीडिया, उस वक्त भी प्रिंट मीडिया आ गया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया था, और सारे वसाइल हिंदू बनिया के हाथ में थे, अंग्रेज़ों के हाथ में थे, मुसलमान बिल्कुल दबे हुए थे। डॉक्टर साहब, एक अहम नुक्ता इसमें कि कायद-ए-आज़म कैसी रियासत बनाना चाहते थे, पाकिस्तान को कैसी रियासत बनाना चाहते थे, आज तक हमें कन्फ्यूजन क्यों है? क्या कन्फ्यूजन बाकायदा तौर पर ये पैदा की गई है कि जी के कायद-ए-आज़म कैसी रियासत चाहते थे, और क्या हम वो रियासत अभी तक बना पाए? अब बड़ा अच्छा सवाल है। पहला तो कायद-ए-आज़म के कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर थे। एक तरफ हिंदू मेजॉरिटी में थे, इन सूबों में मुसलमान मेजॉरिटी में थे। हम जो ये मुल्क बनाना चाहते थे वो इस्लामी फलाही वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते, इस्लामी वेलफेयर एंड डेमोक्रेटिक स्टेट बनाना। कायद-ए-आज़म ने ये कहा जन्नत नज़ीर होगा, ये एक पॉलिटिकल और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये रेट्रिक होता है, ख्वाब दिखाया जाता है कि जी ये जो हम पाकिस्तान बनाएंगे आपका माशी, माशरती और समाजी या सियासी इस्तेसाल नहीं होगा। अच्छा, वो इस्तेसाल कभी ख़त्म नहीं होता जब तक कि आप रेडिकल रिफॉर्म्स नहीं लाते। चलें दूसरी तरफ अब आप देखें, इंग्लैंड 1688 में
इनकलाब बरतानिया में आया, ग्लोरी एस्टेब्लिशन उसे कहते हैं, वहाँ से लेकर आज तक 400 साल हो गए जमहूरियत चली आ रही है, कोई लूला लंगड़ा नहीं किया गया उसे। अब 1783 से USA ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, वहाँ से लेकर आज तक वो जमहूरियत चली आ रही है। मुंतखब जो नुमाइंदे हैं अवाम को जवाबदेह हैं। अच्छा, जब आप जवाबदेह होते हैं किसी भी निज़ाम में, आप अपनी इस्लाह कर देते हैं, बिल्कुल ठीक, और मुशावरत से ले आते हैं। तो ये जो आपने कहा ना, मैं निज़ामी साहब से थोड़ा सा माज़रत से इख्तिलाफ करते हुए कहूँगा, 47 में हमें देखना पड़ेगा हम कहाँ खड़े थे। कायद-ए-आज़म को दिया गया मेम्ड, म्यूटिलेटेड एंड हिटन पाकिस्तान, लूला लंगड़ा पाकिस्तान है, जानबूझ के पंजाब और बंगाल को तकसीम किया गया ताकि ये सरवाइव न कर सके। और आज हम कहाँ खड़े हैं? आज हम 7वीं 8वीं ताकत है, और आज हम इंडस्ट्रीज को देख रहे हैं, आज आप अपने सोशल मीडिया को देख लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देख लें, हम इतने समाल होने के बावजूद समाल नहीं है। हम 4 जंगें लड़ चुके हैं, हमारा जो यूथ है 70% बड़ा वाइब्रेंट है, हालात बहुत ज्यादा बदल गए हैं, आगे बढ़े हैं। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चावला साहब, तारीखदान, सीनियर तारीखदान हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए, और कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी पर, ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर जितनी भी बात की जाए, वक्त जो है वो बहुत ही कम होगा, और वो शायद कई दिन लग जाएं, कई साल लग जाएं। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक, और सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। वेरी ग्लैडली हमने पहले भी यही कहा, और हम विश करेंगे तमाम मसीही बरादरी को कि क्रिसमस की खुशियाँ उन्हें मुबारक हो। लेकिन उसके साथ साथ ये ज़रूर कहेंगे कि चूँकि कोविड-19 और ये वबा के जो मखसूस SOPs हैं उनको ज़रूर फॉलो करें, ताकि आपकी खुशियाँ जो हैं ये इसी तरह से दायमी रहें, और इसके नतीजे में आप महफूज भी रहें। और मुल्क के बेशतर शहरों में मजहबी तकरीबात का इनकाद और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं भी मांगी जा रही हैं। और क्रिसमस के त्यौहार पर गिरजा घरों को बरकी कुमकुमों और फूलों के साथ नहायत खूबसूरती से सजा दिया गया। बहुत खूबसूरत मंजर होता है। अच्छा, चूँकि हमारे घर के पास ना चर्च मौजूद होते थे, तो मैंने बहुत दफ़ा ये सर्विस अटेंड की है। मुझे क्वायर्स और मुझे ये सब चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी भी लगती हैं, इसलिए कि जिस तरह से एक सेलिब्रेशन, एक फेस्टिविटी होती है, सो मर्द ख़वातीन और बच्चे पाकिस्तान में भी इस मजहबी त्यौहार के हवाले से ख़रीदारी भी करते हैं, नित नए पकवान भी बनते हैं, बहुत सारे केक्स भी बनते हैं, उनकी कटिंग भी होती है, गिफ्ट्स भी होते हैं। इस दफ़ा तो सांता क्लॉज का आना ना आना भी बहुत सारे लोगों के लिए एक वो बना हुआ था ना, कि लेकिन चॉकलेट्स, कैंडीज़, ये तमाम चीज़ें जो हैं, और इसके साथ साथ दुआएँ, क्योंकि ये दिन जो है इसमें जो सर्विस जिसका मैंने जिक्र किया, इकट्ठे होकर जो दुआ मांगी जाती है, यकीनी तौर पर ये खुशियों का त्यौहार है, और मसीही बिरादरी से पूरे जोशो खरोश के साथ मनाती है, और हम उनकी खुशियों में बराबर शरीक हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और मसीही बिरादरी ये कह रही है कि क्रिसमस खुशियों का त्यौहार है, ये अमन और मोहब्बत का पैगाम देता है। मीठा खाने से खुशी का एहसास दोबाला हो जाता है। कोरोना वबा की वजह से क्रिसमस की खुशियाँ थोड़ी सी फीकी पड़ रही हैं, कि उस तरीके से आप देखें इंटरनेशनली भी ये कहा गया, बोरिस जॉनसन ने ये बात की UK में, कि उस तरह से तकरीबात नहीं होंगी, चर्च में कम लोग जा सकेंगे, और जो गिफ्ट्स देने वाली बात है, केक एक दूसरे को देने वाली बात है, वो आप वैसे भिजवा दें किसी को, लेकिन इकट्ठे खाने से परहेज करें। ये तमाम चीज़ें पूरी दुनिया में हुई हैं, लेकिन दुनिया 2020 में बहुत ज़्यादा बदली है। हमने अगर देखा हो तो ईदैन भी ऐसे ही हुई थी, और अब क्रिसमस का त्यौहार है तो वो भी उसी तरह से हो रहा है। पूरी दुनिया में जो है वो क्रिसमस इस वक्त मनाई जा रही है। तो US भी चलेंगे हम, इसलिए कि इस वक्त कोविड के दिनों में ख़ास तौर पे जो महदूद एक सेलिब्रेशन की गई है, तो US में किस तरह से खुर्रम शहजाद हमें बताइएगा कि कैसे क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है, किन SOPs का ख्याल रखा जा रहा है, और क्या वहाँ पे फेस्टिविटी है, क्या माहौल है। जी सादिया और तारिक साहब, आपको अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों की तरफ से मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी हॉलीडेज़। इस क्रिसमस के मौके पे यहाँ पे भी बहुत गहमा गहमी है। इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ पे इस वक्त पार्किंग की जगह नहीं है। लोग जो मॉल्स हैं वो इस वक्त खचाखच भरे हुए हैं क्रिसमस की शॉपिंग की, न्यू ईयर की शॉपिंग की वजह से। और यहाँ पे ख़ास तौर पे जो इस साल क्रिसमस और हॉलीडेज़ का जो सीज़न है, इसके अंदर रिकॉर्ड शॉपिंग की गई है अमेरिका की हिस्ट्री में। इस क्रिसमस के ऊपर
एक यूनिक क्रिसमस इस दफ़ा मनाई जा रही है। एक दफ़ा फिर आपको अमेरिका भर में रहने के लिए रहने वाले पाकिस्तानियों की तरफ से मैरी क्रिसमस और हैप्पी हॉलीडेज। जी ठीक है खुर्रम शहजाद, बहुत शुक्रिया। और हैप्पी हॉलीडेज जो था ना वो सबसे जो है और मजे का था। लेकिन मैं जो होता है ना वो ये है कि वी विश यू अ मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। सो अल्लाह करे कि आने वाला साल जो है वो हम सब के लिए वबा से पाक, खुशी खुशहाली का साल। और यही मैं बात करने वाला था कि पाकिस्तान में तो ख़ास वो ट्रेंड नहीं है, लेकिन जो हैप्पी न्यू ईयर का ट्रेंड है पूरी दुनिया के अंदर ख़ास तौर पे, उस पर भी हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। बिल्कुल। अच्छा जी, अपने मुल्क की अगर हम बात करें तो जैसे पाकिस्तान में हमने कहा मसीही बिरादरी का क्रिसमस का त्यौहार जो है वो रिवायती जोश और जज्बे से मनाया जाता रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से एहतियात भी की जा रही है। मुझे अपने पाकिस्तान का ये रंग बहुत अच्छा लगता है। एक तो हमारे परचम का सफ़ेद रंग है, फिर देखें करतारपुर राहदारी में हमने अपनी अक़लियती जो है सिख बिरादरी, उनकी मजहबी एक को जो है उसको भी एक्नॉलेज किया, और हम सब बड़े भरपूर तरीके से क्रिसमस को भी सेलिब्रेट करते हैं। और यही हमारे कायद का फरमान है। आज कायद डे भी है, तो उस फरमान के मुताबिक पाकिस्तान में जो अक़लियतें हैं वो बिल्कुल महफूज हैं। वो अपने गिरजा घरों में, अपने जो इबादतगाहों में फ्रीली जा सकते हैं, वहाँ पर इबादत कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, कराची में मौजूद हैं, शहराज अहमद सेंट पैट्रिक्स चर्च है उसके बाहर मौजूद है, वहाँ कैसी तकरीबात जारी हैं शहराज से जानेंगे। जी शहराज बताइएगा। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान और ख़ुसूसन कराची में भी क्रिसमस की तकरीबात का जो इनेकाद है वो किया जा रहा है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर के सेंट पैट्रिक चर्च के बाहर, जहाँ पर बड़ी तादाद में मसीही बिरादरी के जो लोग हैं वो यहाँ आ रहे हैं। सुबह होते ही यहाँ लोगों की बड़ी तादाद हमें देखने को मिली जो कि गिरजाघर आ रहे थे। मुख्तलिफ मलबूसात जो हैं ज़ेब तन किए हुए थे, अच्छे अच्छे लिबास लोगों ने पहने हुए हैं, और साथ ही साथ मुबारकबादें भी दी जा रही हैं। अब से कुछ देर कबल जो है खुसूसी दुआएं भी की जा रही थी गिरजाघरों में, जहां पर पाकिस्तान की सलामती समेत अमन व अमान के हवाले से खुसूसी दुआएं की गई, और ख़ासकर कोरोना वबा के खात्मे के लिए भी ख़ास तौर पर दुआएं की जा रही हैं। इस वक्त भी हम देखें तो लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है। मसीही बिरादरी वक्तन फ़वक्तन यहाँ पहुँच रही है अपनी इबादतें करने के लिए और अपने मज़हब को मनाने के लिए। जो आज उनका दिन है क्रिसमस का, उसको मनाने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। साथ ही साथ मुबारकबादें दी जा रही हैं, लोगों को तोहफे तहाइफ भी दिए जा रहे हैं, और साथ ही साथ फूलों की खरीदारी जो है वो भी यहाँ देखने में नज़र आ रही है। इसके अलावा कोरोना की वजह से जहाँ दुनिया भर की इकोनॉमीज़ और ममालिक मुतासिर हुए, वहीं इसी वजह से हम देख रहे हैं कि SOPs पर काफ़ी ज़्यादा सख्ती से अमल दरामद होते हुए दिखाई दे रहा है। महदूद लोग यहाँ पर आ रहे हैं जिन्होंने मास्क पहने हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है, और यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो भी इस चीज़ को पाबंद कर रही है। साथ ही साथ सिक्योरिटी के भी काफ़ी ज़्यादा सख्त इंतजाम हमें नज़र आ रहे हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है चर्च के इतराफ में मौजूद है। वक्तन फ़वक्तन जो है यहाँ पर पहरे भी दिए जा रहे हैं, और चेकिंग के बाद ही लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। ओवरऑल अगर सिचुएशन की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा खुशी का जो माहौल है वो हमें दिखाई दे रहा है। मसीही बिरादरी पुरजोश अंदाज से और आज़ादी से जो है अपना मजहबी त्यौहार यहाँ कराची के चर्च में मना रही है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे शराज, और आपने हमें बताया कराची में किस तरह से क्रिसमस की सेलिब्रेशंस जो है वो जारी हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी इस दौर की, इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है, और अक़लियतों के हकूक़ जो है उनके बारे में बात करना बड़ा ज़रूरी है। और पाकिस्तान की हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है कि करतारपुर राहदारी की सूरत में हमने सिख बिरादरी को एक्नॉलेज किया, उनकी मजहबी जो आज़ादी है उसका एहतराम किया, और हमारे मुल्क में चर्च, मंदिर, गुरुद्वारे सब जो है वहाँ पर आज़ादी है कि वो बहुत मजहबी जो है वो बहुत महफूज है, अपने मजहब के मुताबिक जो है वो अपनी जो इबादत हैं वो कर सकें। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। और हमजा, मैं आपको बताऊं स्टेट लेवल पर भी कोविड के दिनों के बावजूद प्रेसिडेंट हाउस में इनकाद किया गया सरकारी तकरीब का क्रिसमस के हवाले से, जिसका क्रेडिट जो है वो वजारत मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को जाता है। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी नूरुल हक कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया। फरमाइएगा, ये बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हमारे माशरे का हसास मौजू है, निगलेक्ट इसे नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बारे में बात करना मुश्किल समझा जाता है। आप क्या फरमाएंगे आज क्रिसमस के मौके पर इस एक जिसे कहना चाहिए हमारे मज़हब की भी ये तालीम है और तमाम मज़ाहिब का भी यही पैगाम है इस हवाले से?
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका शुक्रिया मुझे साथ रखने का और बात देने का मौका दिया आपने। बिल्कुल मज़हब के दरमियान एक हम आहंगी और एक ताल्लुक जो है बज़ाहिर तो लगता है कि कोई मुश्किल मौजू है, लेकिन जब आप एक अच्छे पैराए में और अच्छे अंदाज में इसको बयान करते हैं, पाकिस्तान के माशरे में भी इसको सारे लोग कबूल करते हैं और इस हवाले से हम हमेशा से फराख दिल रहे हैं और तमाम मज़ाहिब जो है बड़े पुरअमन तरीके से इधर रहे हैं। कुछ इक्का दुख वाक़यात इस तरह के हो जाते हैं जिससे ये लगता है कि वो कोई मज़ाहिब के दरमियान तसादुम है। वो मज़ाहिब के दरमियान तसादुम नहीं होता, वो इनफरादी एक कशीदा ताल्लुकात मुसलमानों के भी आपस में हो सकते हैं। कितने हमारे इधर कशीदगी रही दहशतगर्दी के दौरान, इसका मेरे ख्याल में मजहब के या अकीदे के साथ जोड़ना या ताल्लुक को उसवार करना मुनासिब नहीं होगा। पाकिस्तान जो है आईन पाकिस्तान और फिर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के जो फरामीन हैं, आज कायद-ए-आज़म का यौम पैदाइश भी है, तो आपके जो फरामीन हैं और जिन पाकिस्तान की तहरीक में तमाम अक़लियतों ने कायद-ए-आज़म के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, फिर जो हमारी पाकिस्तान की रियासत जो हिस्ट्री और तारीख है, तो आसपास की जो पड़ोस की हमारी रियासतें हैं या हुकूमतें हैं, उसको देखकर पाकिस्तान जो है इस रीजन में शायद सबसे बेहतरीन इसका एक बुनियाद रहा है अक़लियतों को हुकूक देने में और उसकी पासदारी करने में। बिल्कुल ठीक है। पीर नूरुल्लाह कादरी साहब, आज हमें कबूलियत का, इश्तराक का, भाईचारे का पैगाम देने की ज़रूरत है। हम अपनी रियासत की बात करें तो रियासत पाकिस्तान तो हमेशा से बेहतरीन इक़दाम उठाती है, मौजूदा हुकूमत भी बेहतरीन इक़दाम उठा रही है। अगर हम अपने हमसायों को देखें, जिस तरह आप बात कर रहे थे, वहाँ पर जो हालात हैं, पाकिस्तान के हवाले से बता दीजिएगा, हम अपनी अक़लियतों के लिए क्या काम कर रहे हैं, मज़ीद क्या करने का हुकूमत सोच रही है कि किस तरीके से उनको मज़ीद एम्पावर किया जाएगा? देखिए, एक तो हम मुसलसल यानी बिल्कुल रेगुलरली हम राब्ते में हैं अक़लियत के जो लीडर्स हैं, जो नुमाइंदा हैं, जो कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंट करते हैं उन शख्सियात के साथ, और उनके जो भी मसाइल हैं, हम फुली कमिटेड हैं कि उनके मसाइल, उनके मुश्किलात, उसके लिए जो भी इंतज़ामी या कानूनी चाराजोई है वो इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। और एक बकाए बाहमी के तहत जो है, हम ठीक है एक मुल्क में रहने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, उनके अदियान, अकायद, मज़ाहिब मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन बकाए बाहमी के तहत जो है एक अच्छे माहौल में एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। और इस्लामी तारीख अगर आप देखें तो भरा पड़ा है इस तरह के, किस तरह इस्लामी माशरों के अंदर मसीही रह चुके हैं, यहूदी रह चुके हैं, पारसी रह चुके हैं, बाकी मज़ाहिब के लोग रह चुके हैं और बहुत पुरअमन शहरियों की तरह और बहुत खुशगवार माहौल में रह चुके हैं। बिल्कुल सही। आज क्रिसमस का मौका है, तो डॉक्टर साहब आप क्या फरमाएंगे इस हवाले से? आपने तो सीरत पाक पे PhD भी कर रखी है और आप यकीनी तौर पर सीरत पाक के बहुत से हवालों से भी वाकिफ़ है। क्या पैगाम देना चाहेंगे तमाम मुसलमानों को भी और क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी, जो आप बकाए बाहमी की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या मैसेज है जो कि आज के दिन आप देना चाहेंगे? मैं सबको, सब मसीहियत की पाकिस्तानी शहरियों, मसीही शहरियों को और बाकी दुनिया में मसीहियत से ताल्लुक़ रखने वाले और तमाम इंसानी इक़दार पे यकीन करने वाले तमाम मज़ाहिब अदियान के पैरोकारों को, बिलख़ुसूस मुसलमानों को, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिस तरह मसीही मज़हब के उनके नबी हैं, हमारे भी नबी हैं और हमारे दिल में भी उनके लिए एहतराम है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत पर जो है मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो पैगाम है तहम्मुल के हवाले से, बर्दाश्त के हवाले से, रवादारी के हवाले से और इंसान के जो कमज़ोर तबक़ात है उसकी हमायत के हवाले से,
उस पैगाम को आज बहुत ज़्यादा आम करने की ज़रूरत है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं रात को इस हवाले से मुताला कर रहा था, तो एक यरूशलेम में अल-कुद्स में, जिसको हम बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, वहाँ के एक कलीसा जो अब भी मौजूद है, आज की सुबह तक वो मौजूद है, वो कलीसा, उसमें ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक, रोमन कैथोलिक मसीहियों का आपस में तनाज़ा था। तो उस कैथोलिक पर उसका जो फैसला किया वो मुसलमानों ने, अल-कुद्स के, यरूशलेम के मुसलमानों ने किया 800 साल पहले। और फैसला ये हुआ कि इसका चार्ज और इख्तियार जो है निगहदाश्त का, ये मुसलमानों के पास होगा। उसकी चाबियाँ एक मुस्लिम फैमिली है जो 800 साल उनके यहाँ चली आ रही हो, हर सुबह उसको खोलते हैं और शाम को बंद करते हैं और उसकी सफाई करते हैं। ठीक है, माशाल्लाह। सो एक खूबसूरत मिसाल आपने दी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया आज क्रिसमस की सेलिब्रेशन के मौके से पैगाम भी अपना दिया। मेरा ख्याल है कि हम सब लोगों को एक दफ़ा फिर मुबारकबाद देते हुए बिल्कुल ब्रेक लेंगे। और ये हुकूमत है जो इकदाम उठा रही है, हमें अपने ज़ाती रवैये दुरुस्त करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम इनको दुरुस्त करते हुए ही भाईचारे को, अमन को फ़रोग दे सकते हैं। हुकूमत ने तो बहुत इकदाम किए, लेकिन हमारे सरकारी सतह पर इनकाद किया जाता है क्रिसमस की तकरीब का, जो कि प्रेसिडेंट हाउस में होता है। और उसके साथ साथ फिर इसी तरह हिंदुओं का जो दिन है, दिवाली भी मनाई जाती है, दीपावली भी मनाई जाती है। और सिख जो है उनके लिए तो करतारपुर आधारी, तो कोशिश रियासत की तरफ से की जाती है। जैसे हमजा कह रहे हैं, इंडिविजुअली हमें भी अपने रवैयों को सिरत तैयबा के असूलों के मुताबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथ साथ अपने अहकाम जो हैं अल्लाह ताला के, उसके मुताबिक ढालने की ज़रूरत है। और अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे होगी फिर मुलाकात। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक अच्छी खबर हम आपके लिए लेके आए हैं। पाकिस्तान, तुर्की और ईरान ने इस्लामाबाद से तेहरान और फिर इस्तांबुल तक रेल सर्विस बहाल करने पर इत्तेफाक कर लिया है। और हालिया मुआहदे के मुताबिक ये कार्गो रेल सर्विस जो है अगले साल से बाकायदगी से चलाई जाएगी। ये सर्विस साल 2009 में शुरू की गई थी, लेकिन फिर इस पर मजीद पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। और अब इन 3 ममालिक ने इसकी 2021 में बहाली पर इत्तेफाक कर लिया है। तुर्की में पाकिस्तान के कौंसलर जनरल बिलाल पाशा के मुताबिक इस सर्विस को ITI कंटेनर ट्रेन का नाम भी दिया गया है। और एक ये भी सुनने में बात आई थी कि बाद में इस मंसूबे में आज़रबाईजान को भी शामिल किया जा सकता है। सो यकीनी तौर पे ये जैसे एज ऑफ कनेक्टिविटी कहते हैं, तो ये कनेक्टिविटी की तरफ एक अहम पेशरफ्त है। और इस मंसूबे की बहाली का फैसला 2 हफ्ते कबल एक ऑनलाइन इजलास के दौरान किया गया था। बिलाल पाशा के मुताबिक तीनों ममालिक ने इस ट्रेन सर्विस से मुतालिक अपनी अपनी रिपोर्ट्स भी पेश की और अपने अपने मसाइल और मुश्किलात का जिक्र भी किया। और जिसके बाद ट्रेन की बहाली का उसूली फैसला कर लिया गया है। तमाम तर मामलात जो हैं वो आपस में तीनों ममालिक ने डिस्कस कर लिए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं वफाकी वजीर बराए रेलवे सवाती साहब हमारे साथ मौजूद है। आजम खान सवाती साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान ट्रेन सर्विस खित्ते के लिए किस कदर अहमियत का हामिल है? क्या इससे गवादर और चाबहार बंदरगाहें भी आपस में कनेक्ट होंगी? बुनियादी तौर पर ये हमारा ML3 जो है, ये वो प्रोग्राम है जो जब कंसीव हो जाएगा, इसलिए कि आज आप देख लें कि ट्रक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से हमारे रोड तबाह हो रहे हैं, हमारी पूरी इन्वायरमेंट जो है तबाह हो रही है। और जो ट्रेवलिंग के अंदर अगर कंजेशन हो तो उसके ऊपर साइकोलॉजिकली जो ड्राइवर हैं या सफ़र करने वाले हैं कितनी अजियत से जो है गुजरते हैं। इसलिए दुनिया के अंदर आज बेहतरीन, सेफ, क्विक और सस्ता ट्रांसपोर्टेशन का तरीका जो है वो रेलवे का है। वो फ्रेट भी है और पैसेंजर भी है। दुनिया के जितने ममालिक ने तरक्की की है, आप चाइना को ज़रा देख लें कि किस तेज़ी से जो है ये फास्ट टेक नए किस्म की जो है वो बुलेट ट्रेन्स हैं और क्या क्या हैं कि आज जो है 500-600 किलोमीटर पर आवर के ज़रिए से जो है वो मतलब चल रही है। मैग्नेटिक किस्म की जो है ट्रेनें हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान उस तरक्की की दौड़ के अंदर बहुत पीछे रह गया है। बिल्कुल सही। मैं अगर एस्टिमेट करूँ कितना पीछे रह गया है तो मैं ये कहूँगा वसूख के साथ कि कम से कम जो है हम 60 साल जो है ये पीछे हैं। मैं लास्ट टाइम जब ट्रेवल किया था पाकिस्तान रेलवे के अंदर तो 1974 में था। मैंने शादी की थी और मैं और
मेरी वाइफ जो है हवेलियाँ से कराची तक हमने सफ़र किया था। ठीक। और अब जब मैं रेलवे का मिनिस्टर बना तो खौफ पहले से तारी था। जो आम लोग हैं जो ट्रस्ट उनका नहीं है कि रेल जो है टाइम के ऊपर पहुंचाएगी। अल्लाह का शुक्र है कि मैं लास्ट वीक जो है जब लाहौर गया, इतना आरामदेह सफ़र कि उतरते हुए इलाके में 72 ईयर मेरी एज हो चुकी है। लेकिन मैं जब रेलवे से उतरा, आप यकीन करें मैं ऐसा नहीं कहता कि अगर मैं अपनी गाड़ी से जो आरामदेह है इंतहाई, अगर उससे उतरता तो कम से कम जो है मुझे मेरे जोड़ों में तकलीफ होती। बिल्कुल सही किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं सर, थी। बिल्कुल सही फरमाइएगा। ये जिस ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, ये 2009 में इसकी आजमाइशी सर्विस का आगाज़ हुआ था, लेकिन फिर रुक गया और उस वक्त से लेकर अब तक ये ट्रेन सर्विस जो है इसमें पेशरफ्त क्यों नहीं हो सकी, ये क्यों निगलेक्ट का शिकार रही? देखें जी, ये ट्रैक जो है ये बड़ा ओल्ड है। इस ट्रैक को जब तक आप देखें ना, इस वक्त जितने भी आपके ट्रैक इस वक्त रेलवे के हैं, सवाए एक आध के जो डबल है या वो इतना मजबूत है कि उसके ऊपर जो है ट्रेन अपनी उस स्पीड के साथ जो है जा सकेगी। कार्गो बुनियादी तौर पर अब मईशत की रीढ़ की हड्डी हो चुका है। उसके लिए ज़रूरी है कि कार्गो फार्म से मार्केट और मार्केट से जो है आपके ट्रेन के ऊपर जो है वो जाए। कितनी तेज़ी से ट्रेन जो है ये दौड़ती है, उसके तनाज़र के अंदर जो है आपको कार्गो जो है वो दिया जाएगा, वरना इसका सब्स्टिट्यूट जो रास्ते हैं और वो जाहिर है कि भाई रोड जो है उसको दिया जाएगा या बस सी दिया जाएगा। इसलिए जब तक आपके ट्रैक जो है वो महफूज ना हो, सिक्योर ना हो, उस वक़्त तक जो है ये रास्ता जो है, मेरा ये ख्याल है कि इसको हम इंशाल्लाह ताला रिवाइव करेंगे, नई जदत के ऊपर लेके आएंगे कि इसकी पटड़ी जो है ये भी सही हो और इसके ऊपर जो है नई किस्म की ट्रेन जो फास्ट ट्रेन है वो कम से कम चलें, वो कार्गो। ठीक है आज़म सवाती साहब, क्या मुस्तकबिल में ये कार्गो ट्रेन सर्विस मुसाफिर ट्रेन में भी तब्दील हो सकती है? लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। देखिए, दोनों चीज़ें हो सकती हैं जी। ये कोई जिस ट्रैक के ऊपर जो है आपको कार्गो चलता है, उसी ट्रैक के ऊपर जो है आपकी पैसेंजर ट्रेन भी चलती है। तो आज तो दुनिया जो है ग्लोबल वर्ल्ड की हैसियत से आजकल तो आप समझें कि आपके जो बॉर्डर हैं वो भी तकरीबन सिक्योरिटी की हद तक हैं, बाकी सारे जो है ख़त्म हो जाएगा। आप जाए ना, जो सबसे बड़ी मंडी है आपकी यूरोप की, कितने ममालिक जो है रेल के ज़रिए एक दूसरे से जो है मुंसलिक हैं और सिस्टम जो उन्होंने डिवाइस किया है इतना फास्ट, इतना सिक्योर है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर जब ट्रेन जाती है तो कोई ऐसी गार्ड वगैरह जो है वो चेंज नहीं होते, उसी तरीके से जाते हैं। वो पैसेंजर भी है और वो फ्रेट भी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है एक कंबाइंड हमारा प्रोग्राम है जिसके लिए अभी कुछ वक्त चलेगा। इस वक्त सारा हमारा जो फोकस है वो ML1 का है, जो हमारा अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट है और जिससे जो है पाकिस्तान अब तरक्की के मंजिल के ऊपर जो है वो चला जाएगा, ट्रांसपोर्ट के अंदर भी, पैसेंजर ट्रेन के अंदर भी और कार्गो। सही। ये भी फरमाइएगा कि रेलवे का ये इंटरनेशनल कार्गो रूट पाकिस्तान रेलवेज के लिए कितना मुनाफा बख्श साबित होगा? बहुत बड़ा हो सकता है। देखिए, आजकल जो है आप बाई एयर अगर कार्गो लेके आते हैं तो बड़ा कॉस्टली होता है। सी जो है अगर डायरेक्ट आपका है तो सी तो सबसे सस्ता है, लेकिन जाहिर है कि जहाँ जहाँ आपने मंडियों में पहुँचाना है तो सी जो है एक बंदरगाह दूसरी बंदरगाह तक तो जा सकती है, लेकिन उसके बाद जो है आपको बेहतरीन जो आमदो रफ्त का ज़रिया या पहुँचाने का ज़रिया है वो आपका रेल रोड है। अब मैं इसका मुआवजा इस तरीके से कराऊं कि इस वक्त पाकिस्तान का फ्रेट जो है आप ये समझें कि ज़िंदगी के आखिरी उस मरहले के अंदर है। इसको अब रिवाइव करने की ज़रूरत है, वरना जो है इसकी सांस जो है निकलने वाली है। इन हालात के अंदर भी अगर एक डेस्टिनेशन के ऊपर आपका जो कार्गो है ट्रक लेके जाता है, आपका कंटेनर जो है वो ट्रक लेके जाता है किसी एक जगह के ऊपर, उसका अगर आप ये लगा लें कि 1000 रुपया खर्चा है, उसके मुकाबले में फ्रेट ट्रेन के जरिए 300 रुपया है और उस 300 रुपया में भी मुनाफा जो है मिलता है।
तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इसको साइंटिफिक तौर पर इन्वेस्ट करके, रिफर्बिश करके, रिवाइव करके, ठीक, अच्छा अगर आपका ट्रैक होगा और वहाँ लोडिंग और अनलोडिंग के लिए जो है आपके क्विक रास्ता आपके पास होगा, क्रेन्स होंगी, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि 300 जहाँ खर्चा आता है वहाँ हम 200 करेंगे, लेकिन वालियों के ऊपर आप इतना बड़ा फ्रेट जो है लेके जा सकते हैं। और दुनिया में जो मैंने बिजनेस किया अमेरिका के अंदर, उसमें यह है कि कम से कम प्राइस रख के कंपटीशन को किल करें और आप वालियों के ऊपर बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आजम सवाती साहब, वफाकी वज़ीर बराए रेलवे। यकीनी तौर पर रेलवे पाकिस्तान जो है ये हमारा एक असासा है और हम चाहेंगे कि पाकिस्तान इस एज ऑफ कनेक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड हो। सी पैक की बात की जाए तो ये भी तो एक कनेक्टिविटी का मंसूबा है, जो दुश्मन को एक आंख नहीं भाता। उन्हें बहुत बुरा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी एवोल्यूशन एंड रेवोल्यूशन आ जाए। फिर समझौता एक्सप्रेस चलाई गई थी, लेकिन उसको दुश्मन ने खुद उस सारे मंसूबे पर हमला करके, किसको याद नहीं, हाँ, उसको दहशतगर्दी का निशाना बनाया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की इस तरह की जो कोशिशें हैं तजारती रवाबित की उसको कामयाब होने दी जाए। अच्छा इक़दाम है और हम उम्मीद करते हैं कि ये इसके बाद, क्योंकि अब आप देखें ना कि टर्की की तरफ वैसे भी पाकिस्तानियों का बहुत ज़्यादा रुझान है और तेहरान कितने लोग जाते हैं, ज़ायरीन कितने जाते हैं, तो ये अगर ट्रेन उसमें मुंतकिल हो जाए पैसेंजर ट्रेन में तो फिर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा पाकिस्तान को खुसूसी तौर पर। हमारी दुआ है कि इस तरह के तमाम मंसूबे जो हैं वो कामयाब हों और रवा दवा रहें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब बात करेंगे कुछ कोरोना वायरस की, जहां केसेस की बढ़ती हुई तादाद और पाकिस्तान भर के अस्पतालों पर शदीद दबाव के दौरान मुल्क के निज़ाम सेहत को एक और बहरान का सामना है। और ये बहरान जो है इसका कोविड से एज सच कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन ये बहरान पैदा किया गया है या लाया गया है। और कोविड के साथ इसका ये लिंक ज़रूर बनता है कि एक तरफ हम इमरजेंसी की हालत में हैं और दूसरी जानिब हम कर क्या रहे हैं, क्या प्लानिंग का फुकदान है, क्या हमारी नीयत जो है वो दुरुस्त नहीं है कि दिमागी अवारिस के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दर्जनों मुनासिब कीमत की अद्वियात मार्केट में दस्तयाब नहीं है। और कोरोना के दौरान भी हमने देखा कि जो कोरोना के अंदर डॉक्टर्स बता रहे थे कि ये इंजेक्शन होने चाहिए, मेडिसिन होनी चाहिए, वो शॉर्ट हो गई थी या महंगी हो गई। एक जो है ना, एक तो बहरान या एक वबा है जो कि मैन मेड, जो हमारे बस से बाहर है, ये मैन मेड बहरान जो कि क्रिएट किए जाते हैं और इसका सामना है इस वक्त मुतादिद अदविया साज कंपनियों ने कारोबारी तौर पर इस्तेहकाम के फुकदान या रेगुलेटरी मसाइल के बाइस इन अद्वियात की पैदावार रोक दी है। और ये इंतहाई ज़रूरी अद्वियात हैं जिन्हें कभी मरीज़ बाकायदगी और अमूमी तौर पर इस्तेमाल करते थे, अब फौरी तौर पर ये दस्तयाब नहीं हैं। ऐसी मेडिसिन हैं, अब एक मेडिसिन शायद एक शख्स नहीं लेता, लेकिन वो जो दूसरा शख्स ले रहा होता है उसके लिए वो उतनी ही ज़रूरी है जितनी कोई दिल के अमराज की हो, जितना वो कैंसर के लिए कोई दवाई ले रहा हो। जबकि याद रहे कि डिप्रेशन और इससे जुड़े हुए बहुत सारे अवारिस जो हैं ये बड़ी दुनिया में तेज़ी से फैल रहे हैं और ख़ासतौर पर कोविड के साथ इनका एक लिंक भी है कि कोविड के दिनों में पूरी दुनिया ने देखा कि दिमागी अमराज, डिप्रेशन जो है उसमें इजाफा हुआ। तो अगर उसकी अद्वियात ही नहीं मार्केट में होंगी तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या है और इसमें जो अदम पैदावार इसकी वजह है। और वो वजह क्यों है? क्योंकि सुनने में ही आया है और ज़राए जो है वो ये बताते हैं कि अद्वियात की कीमतें जो हैं उसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं उतना मिल पा रहा, जिसकी वजह से कंपनियों ने इन अद्वियात को बनाना छोड़ दिया, इनकी पैदावार रोक दी, जिसकी वजह से मार्केट में इनकी कमी की वजह से बहरान जो है वो पैदा हो रहा है। और मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये एक बहुत अहम चीज़ है कि वो कौन सी अद्वियात बनाना चाह रहे हैं, कौन सी अद्वियात नहीं बनाना चाह रहे। ये फैसला किन बुनियादों पर किया जाता है, इस हवाले से बात कर लेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन तौकीरुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है। तौकीर साहब, फरमाइएगा इस हवाले से कि हम आए रोज़ ये सुनते हैं कि फ़लाँ जो मेडिसिन है वो शॉर्ट हो गई है, इसकी वजह क्या होती है, मैन्युफैक्चरर्स क्यों नहीं बना रहे होते हैं, क्या वो एक पॉइंट होता है जब ये फैसला किया जाता है कि ये अद्वियात अब नहीं बनाई जाएंगी? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो शुक्रिया आपने प्रोग्राम में लिया, मैं आपकी ये बात सुन रहा था। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जब ये कोविड का शुरू हुआ इस साल शुरू में, तो आपने सुना होगा कि बहुत सी जो अशिया हैं वो नापैद हो गई थी, लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो कि 95% मेडिसिन माशाल्लाह यहीं पे बनती हैं और मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करती हैं। आपने ये नहीं सुना होगा कि दवाइयाँ मिलनी बंद हो गई, और वी एज अ एसोसिएशन हमने भी मेड श्योर के तमाम ज़रूरी अद्वियात जो हैं वो ना सिर्फ अवेलेबल हों, बल्कि कोविड के हवाले से जितनी जल्दी हमने वो सैनिटाइज़र और ये मास्क और ये सारी चीज़ें जो हैं वो
अवेलेबल करवाई वो आपके सामने है। सेकेंडली आप कह रहे हैं ये जो शॉर्टेज की बात कर रहे हैं, ये दिमागी अमराज की जो आप अद्वियात की बात कर रहे हैं, पहले तो मैं ये आपका परसेप्शन सही कर दूं कि किसी तरह की शॉर्टेज नहीं है। ये अद्वियात जो हैं ये साइकोट्रॉपिक अद्वियात होती हैं और इसको ये चूँकि आम इस्तेमाल की नहीं है, ये ज़रूर है कि हर मेडिकल स्टोर पे ना हो, क्योंकि इन अद्वियात को बेचने के लिए जो मेडिकल स्टोर्स हैं बड़े, उनके पास फॉर्म 9 होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ लीगली दे कैन नॉट सेल ये, क्योंकि ये प्रोडक्ट, ये जो अद्वियात हैं ये बड़ी सेंसिटिव होती हैं। तो ये हो सकता है कि किसी मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल ना हो, लेकिन मैंने खुद चेक किया है ये सारी जो अद्वियात हैं ये सब मेजॉरिटी से अवेलेबल है। अब जहाँ तक ये आ गया कि जी शॉर्टेज किन अद्वियात की हुई, आपने सुना होगा कि 94 अद्वियात की कीमतों में जो है वो उनकी प्राइस फिक्स की गई। ये वो जान बचाने वाली थी जो कि काफ़ी अरसे से मार्केट में नहीं थी, और उसकी वजह यही थी कि उनकी एक तो प्राइस बहुत कम थी, 13 साल प्राइस मुंजमद रही, इजाफा नहीं हुआ, प्राइस को पैरेट पे जो है वो देखा नहीं गया, तो जिसकी वजह से ये हुआ कि ये बहुत सारी ये आम इस्तेमाल की नहीं थी, लेकिन जिसको आप ज़रूरी है उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है। उसमें दिल की अमराज की थी, अब हुआ ये कि गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा फैसला किया, क्योंकि ये अद्वियात या तो मिल नहीं रही थी या ये 10 गुना ज़्यादा प्राइस में स्मगल्ड मिल रही थी, जिसकी जो है एफिकेसी का भी हमें नहीं मालूम था। तो ये तो डॉक्टर फैसल सुल्तान ने, आपको याद होगा कि अनाउंस किया था कि 94 जान बचाने वाली अद्वियात और जो ज़रूरी अद्वियात हैं उनकी प्राइस फिक्स की। अच्छा, उसमें ये होता है कि अगर वो 2 रुपए की एक टैबलेट थी जो कि बना नहीं पा रही थी इंडस्ट्री, लेकिन जब उसको 3.5 रुपए की किया तो ये शोर हुआ कि जी 200% इजाफा हो गया, 150% इजाफा हो गया। आई थिंक दूसरा हल क्या था कि लोगों को मारा मारा फिरने रहने दें, यही आपका इशू था। लेकिन सर ये जैसा आप कह रहे हैं कि इजाफा किया गया, उसके बावजूद मार्केट में ये अद्वियात क्या दस्तयाब है? जान बचाने वाली अद्वियात क्या मार्केट में अब मौजूद है उस तादाद में जिस तादाद में चाहिए हैं? जी, अब ये जो देखें 2 महीने पहले ये जो 94 अद्वियात अवेलेबल, इनका प्राइस फिक्स हुई और माशाल्लाह अवेलेबल होना शुरू हो गई हैं। लेकिन आप हवाले से बात कर रही हैं ये जो दिमागी अमराज की, ये सब अवेलेबल हैं। देखें इन बहुत सारी अद्वियात जो है हम गवर्नमेंट को भी सप्लाई कर रहे हैं, टेंडर में भी दे रहे हैं, तो ये हकीकत नहीं है। अगर कोई है तो स्पेसिफिकली बताएं। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत सी मल्टीनेशनल की जो अद्वियात पुरानी थी वो किसी वजह से उन्होंने बनाना छोड़ दी, तो उसके जेनेरिक्स, उसके मुतबादिल लोकल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। बिल्कुल सही। तो आपके ख्याल में ये शॉर्टेज पैदा क्यों होती है? क्योंकि हमने देखा है जब एक अमरीकी सदर की तरफ से आया कि एक मलेरिया की जो दवाई है वो शायद कोविड के लिए इफेक्टिव है, तो उसको एकदम से एक्सपोर्ट उसकी शुरू होगी और गैर ज़रूरी एक्सपोर्ट शुरू होगी, फिर वो ऑफ शेल्फ भी हो गई, बहुत सारी हमारी जो है वहाँ से गायब भी होगी। ऐसा क्यों होता है कि जब कोई ज़रूरत होती है किसी चीज़ की तो उस वक्त वो चीज़ नायाब हो जाती है? क्या इसमें भी कोई कार्टेल माफिया काम करता है, या तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत पे आती है, या बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स है, बहुत सारे ऐसे डीलर्स जो हैं ड्रग के, वो भी इसमें अपना किरदार अदा करते हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ी जैसे खुराक की होती है ऐसे दवाइयों की भी की जाती है जिसका सफर अवाम है? ये भी बिल्कुल सही नहीं है। आपने क्लोरोक्विन की बात की है, हुकूमत ने हमारा साथ दिया। जैसे ही ये इस्टेब्लिश हुआ कि जी ये शायद कोविड में जो है वो इस्तेमाल की जानी चाहिए और इसका इफ़ेक्ट है, तो फौरी तौर पे ड्रैप ने जिन कंपनीज ने अप्लाई किया एमरजेंसी बेसिस पे इसकी रजिस्ट्रेशन दी, और अब ना सिर्फ ये दवा यहाँ पे मौजूद है बल्कि इतनी वाफिर मिकदार में है तो एक्सपोर्ट भी की जा सकती है। और एक्सपोर्ट क्यों ना करें, जो है रेवेन्यू आएगा कंट्री को, तो बिल्कुल इसकी शॉर्टेज नहीं है। और ये तो हुकूमत ने बड़ा हमारा साथ दिया ड्रैप ने, और इन्होंने कि फ़ौरन ऐसी अद्वियात जिनको एमरजेंसी फास्ट ट्रैक पे जो है वो इन्होंने रजिस्ट्रेशन दी है। ये मैं आपको फिर बहुत जिम्मेदाराना बयान दे रहा हूँ कि किसी तरह की अद्वियात की शॉर्टेज नहीं है। जहाँ जिनकी शॉर्टेज थी उस पर गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, उसकी प्राइस फिक्स की, अब माशाल्लाह वो अद्वियात मिल रही हैं और मुनासिब कीमत पे मिल रही हैं। तो उसको परसेंटेज में देखें, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव हमारा भी ये है और हम सबका भी होना चाहिए, और आप लोगों का जो मीडिया से भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को जो है आप ये देखें, एक बहुत पिछली 12-13 साल से हम लोग प्राइस के इशू में फंसे हुए थे। गवर्नमेंट ने एक प्राइसिंग
पॉलिसी दी है। और अब हमने ये देखना है, देखें ये इंडस्ट्री 700 जो है हमारे फार्मास्यूटिकल यूनिट हैं और कितने यंग लोगों को जो बीएससी करके बिल्कुल ठीक है। तौकीर साहब, जो आप बातें कर रहे हैं, हमें जो चीजें रिपोर्ट हुई हम उसके मुताबिक कर रहे हैं। अवाम को ये फैसला करने दें कि वो चीजें, वो अद्वियात मार्केट में हैं या नहीं है। आप जिस तरह कह रहे हैं कि अवेलेबल हैं और हम तक रिपोर्ट्स हैं कि वो अवेलेबल नहीं है। बहुत शुक्रिया। तौकीरुल हक साहब हमारे साथ मौजूद। एंड लेट्स होप एंड विश कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा ही हो। हमारी भी ख्वाहिश यही है कि हमारी आवाम जो है उसको रिलीफ मिलता रहे और उसको अद्वियात भी मैसर होती रहे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक और अच्छी खबर जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे और वो ये है कि हुकूमत ने कारोबार को दस्तावेजी शक्ल देने और सार्फिन को टैक्स नेट में लाने की गर्ज से एक नई स्कीम मुतारिफ करवाई है, जिसके तहत रजिस्टर्ड दुकानदारों से, अब इसमें जोर जो है वो रजिस्टर्ड दुकानदारों पे होगा, उनसे खरीदारी करने वाले सार्फिन को कैश बैक के जरिए अदा करदा टैक्स का 5% हिस्सा वापस वसूल करने की सहूलत दी जाएगी। बिल्कुल ऐसी आप बड़ी टैक्स दे ही रहे हैं। हाँ, आपकी जो ग्रोसरी होती है ना, आप बहुत सारी शॉपिंग कर रहे होते हैं, चीजें खरीद रहे होते हैं, तो उस पर आपका एक टैक्स कट रहा होता है। अगर आप वो रजिस्टर्ड दुकानदार से खरीदेंगे तो फिर आप उसमें से 5% वापस, क्योंकि आप तो वो दे ही रहे हैं, दुकानदार वो वसूल कर ही रहा है। दुकानदार क्या हुकूमत को वो दे रहा है कि नहीं दे रहा, क्वेश्चन इसमें है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इस स्कीम से फायदा उठाने के लिए सार्फिन को टैक्स आसान मोबाइल ऐप के जरिए अकाउंट खोलना होगा। मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए मालियत की अशिया की खरीदारी की सूरत में 17% के हिसाब से 17,000 रुपए स्टैंडर्ड जो सेल्स टैक्स है वो कट जाएगा। फिर कैशबैक स्कीम के तहत इस अदा करदा टैक्स का 5% आपको मिलेगा। उस 17% में से जो 5% होगा वो आपको मिलेगा, यानी कि तकरीबन 850 रुपए सार्फिन को वापस मिल जाएंगे। और आई थिंक ये बहुत अच्छा कदम है हुकूमत का। इसके जरिए से टैक्स नेट में आएंगे वो तमाम लोग जो कि टैक्स वसूल करते हैं, सेल्स टैक्स, लेकिन आगे हुकूमत को नहीं देते। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे माहिर टैक्स उमूर खुर्रम शहजाद साहब। फरमाइएगा कि ये जो हुकूमत ने लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए नई स्कीम मुतारिफ करवाई है, इसका फ़ायदा क्या होगा और किस किस को होगा? जी देखें, जी बिल्कुल, मैं ये बताता हूँ कि देखें इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं ये बड़े इनकरेजिंग होते हैं और बड़ी अच्छी चीज़ें हैं कि FBR या कोई भी हमारी जो भी टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, प्रोविंशियल हैं या फेडरल हैं, उनको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये सोचना चाहिए इस तरह से आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि टैक्स कलेक्शन जो है इस वक्त एक आर्ट और साइंस जो है दुनिया में है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप कोई टैक्स थोप देंगे या कोई चीज़ करेंगे तो आपको टैक्सेस आ जाएंगे। और ख़ासकर ऐसी इकोनॉमीज़ में हमारी जैसी जो कि बेसिकली अनडॉक्यूमेंटेड ज़्यादा हैं, यहाँ पे कैश पे बहुत ज़्यादा काम होता है। दूसरा ये कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, टैक्सेस नहीं इकट्ठे किए जाते, हालांकि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो ये बिल्कुल अच्छी डेवलपमेंट है। इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा टफ होगा नेचुरली, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं और ख़रीदते वक्त आप टैक्स देते हैं और वो टैक्स की रसीद आप लेके फिर आप जमा करवाएंगे या उसको अपलोड करेंगे, उसके बाद आपको रिफ़ंड मिलेगा, ये थोड़ा सा टफ जो है वो काम होगा। ये इसका सिस्टम डेवलप है नहीं है, किस तरह से FBR करेगा, क्योंकि देखें आपको पता है कि जो टेक्सटाइल्स वाले हैं या जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनके रिफंड्स भी काफ़ी अर्से तक फंसे रहे हैं और बहुत मुश्किल से रिफंड्स निकलते हैं। और इवन एक इनकम टैक्स पेयर भी जो होता है, जो फाइलर भी होता है, उसका भी कोई टैक्स रिफंड बनता है तो वो उसको भी ह्यूमन इंटरेक्शन का जो है वो सामना करना पड़ता है और एज अ रिजल्ट उसके जो है टैक्स रिफंड्स, यानी कि उसने टैक्स ज़्यादा दे दिया अपनी जो है वो टैक्स लाइबिलिटीज़ है, टैक्स जो देना चाहिए था उससे ज़्यादा दे दिया है और उसको वापस चाहिए, अब उसकी एडजस्टमेंट चाहिए वो होने के लिए और वापस पैसा मिलने के लिए बड़ा टफ काम है। तो सिस्टम ड्रिवन एक चीज़ होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा ये अगर आप लेट्स से 17% सेल्स टैक्स से आप जमा करवाएंगे, 5% वापस मिलेगा, ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, ये लोगों को इनकरेज करेगी। और दूसरी बात जो आपने बात की कि क्या ये दुकानदारों को जो है फ़ायदा होगा या वो आएंगे टैक्स रेट में, बिल्कुल। ये अब पिछला जो साल गया था, पिछले FBR के जो चेयरमैन थे उन्होंने ये चीज़ इनिशिएट भी की थी और जो है उससे ये फ़ायदा हुआ था कि लोग टैक्स रेट में आना शुरू हो गए थे, खासकर रिटेल सेक्टर वो टैक्स नेट में आना शुरू हो गया था, क्योंकि फ्रंट लाइन पे वही हैं और यहाँ से जो है वो चीज़ शुरू होती है। तो मेरे ख्याल में ये दोनों एंड्स के लिए अच्छा है अगर इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया। एक मरतबा रिफंड आना शुरू हो गया, लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि जी मेरा 17% सेल्स टैक्स नहीं है, मुझे टैक्स देने के लिए मुझे 5% वापस। ठीक है खुर्रम शहजाद साहब, हम छोटे दुकानदारों की अगर बात करें, क्या उनके लिए इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा बनना आसान होगा? उनको किन मुश्किलात का सामना होगा?
होगा। और अगर लोगों को ये बात समझ आ गई तो लोग तो बड़े मॉल्स में जाएंगे, लोग बड़े दुकानदारों के पास जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी देते हैं, कैश एंड कैरीज में जाएंगे, उधर जाएंगे। वहाँ पे ऑलरेडी ये है सिस्टम कि आप वहाँ का जो है दे सकते हैं टैक्स रिडक्शन, और आपको मिल जाती है फिर उसकी सर्टिफिकेशन कि अच्छा ये आपने इतनी सेल्स टैक्स जो है दिया हुआ है। जी जी बिल्कुल। देखिए ये चैलेंज जो है ना वो मिड टू लोअर टियर जो रिटेल सेक्टर है उस पर डेफिनेटली होगा। मैं मिसाल देता हूँ कि इसको जो हमारे कराची में भी और जो लाहौर में भी और इवन इस्लामाबाद में भी जो बड़ी मार्केट्स, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद और दूसरे जो हमारे सिटीज़ हैं, यहाँ पे जो छोटी मार्केट्स होती हैं, जैसे मैं 2 की एग्जांपल देता हूँ कि कराची में जोड़िया बाज़ार है और लाहौर में अनारकली बाज़ार है। यहाँ पे बिलियंस ऑफ रुपीज़ का कारोबार होता है और बहुत सेगमेंटेड है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे दुकानदार बहुत ज़्यादा हैं। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये इतना आसान नहीं होगा, खासकर इस सेगमेंट में एंट्री करना, इस सेगमेंट को। और देखें ये मकसद यही है कि यहाँ पे जाया जाए, सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि सिस्टम पहले, जैसे आपने अभी खुद कहा कि हम अगर बड़े मॉल्स में जाते हैं वहाँ तो आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं, वहाँ तो आपको पर्चियाँ मिल जाती हैं, वहाँ तो आपको सेल्स टैक्स लगता है, लेकिन इसको नीचे लाने के लिए एक बहुत बड़ा सिस्टम भी हमें चाहिए, बहुत इनेबलर की जो है ना वो पोजीशन होनी चाहिए FBR की, और उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है फराब वो होना चाहिए। वो मुझे लगता है इतना आसान शुरू में नहीं होगा, बट अच्छा स्टेप है, हमें इंकरेज करना चाहिए। इस तरह के स्टेप्स आएंगे तो नेचुरली हमारी आस्ते आस्ते इकोनॉमी में बेहतरी आएगी, टैक्स कलेक्शन में इजाफा होगा, रिसोर्स हमारे पास आएंगी, तो उसका फायदा हमें इनडायरेक्टली जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ, डेफिनेटली। लेकिन खुद साहब ये फरमाइएगा ना कि हमारे यहाँ तो कच्ची रसीद दी जाती है, पक्का बिल तक देने में लोग जो है वो रिलक्टेंट होते हैं। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, फिर ज़्यादा इन्फोर्स करने की कोशिश की जाए तो लोग एहतजाजों पे आ जाते हैं, कहते हैं जी हमारे ऊपर तो जुल्म हो गया, हमसे तो आप ये क्या मांग रहे हैं। तो आप इस तमाम मामले को खुश उसलूबी से हैंडल होते हुए देख रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशन में जो मसाइल है उनको भी हल होता देखेंगे? नहीं, देखिए मैंने ये कहा ना कि शुरुआत इनिशिएटिव तो होना चाहिए, उसको कैसे इम्प्लीमेंट आगे करना है, ग्लिचेस आएंगे, नेचुरली इसमें बड़े प्रॉब्लम्स होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि बड़ा स्मूथ एंड क्लीन चले चीज़, ये मसले होंगे। लेकिन देखिए इसमें की क्या है, जो दुकानदार है वो कब आपको जो है रसीद देने पे मजबूर हो सकता है, जब दुकान पे आने वाला ग्राहक, जो बायर है, जो कस्टमर है, वो इस चीज़ को मांगे, वो कहे कि जी मुझे आप इसकी रसीद दें, मुझे आप इसका सेल्स टैक्स कब दिखाएं कहाँ है। मैं खुद जाता हूँ, अगर लेट से कोई भी लोग जाते हैं सुपर स्टोर्स पे या छोटे स्टोर्स पे भी, तो मैं पूछता हूँ कि जी आपका सेल्स टैक्स का मुझे बताएं नंबर क्या है, आप क्या करते हैं। ये अवेयरनेस जो है ना ये भी आनी चाहिए। अगर आपका बायर मांगेगा ये चीज़ कि जी मेरे पैसे पे टैक्स कट रहा है और कट रहा है, आप उसकी मुझे रसीद दें या उसको मुझे कुछ हल दें, और उसका एक डायरेक्ट कोई ऐसा ऐप ड्रिवन कोई चीज़ ऐसी हो कि वहीं पर ही आप अपलोड करें, वहीं पर ही बताएं कि जी ये देखें ये दुकानदार मुझे जो है ये नहीं दे रहा या ये टैक्स की जो रिसीट नहीं दे रहा। तो ये देखें इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस और म्यूचुअली हमें जो है ना मिल के चलना है। ऐसा नहीं हो सकता दुकानदार आइसोलेशन में चले, बायर आइसोलेशन में चले और FBR जो बहुत बड़ा टैक्स जो है इकट्ठा कर सके, ऐसा नहीं हो सकता, सबको मिल के चलना। ठीक है खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। जरूरी है कि अवाम ये बात समझें कि चाहे छोटा दुकानदार है आपसे वो टैक्स ले रहा है, वो कोई आपका रिश्तेदार नहीं है कि आपसे टैक्स नहीं ले रहा, क्योंकि उसने आगे टैक्स जमा करवाना है, थोड़ा बहुत जितना भी शो करके उसने करवाना है, तो उससे जाके डिमांड करें कि भाई आप हमसे टैक्स थोड़ा बहुत भी जमा कराएं। तो भी बहुत सारे लोग तो बिल ही नहीं देते, रजिस्टर्ड ही नहीं है, और फिर वो सेल्स टैक्स आप तो दे रहे हैं। हुकूमत ने अभी ये स्कीम निकाली है कि आपको उसमें से 5% का रिबेट मिल जाएगा, यानी वो वापस आपको मिल जाएगा। तो जरूर कोशिश करें कि रजिस्टर्ड दुकानदारों से खरीदारी करें और इस सहूलियत का फायदा उठाएं और अपने हुकूक को जानिए, समझिए और फिर उस पर अमल कीजिए। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, उसके बाद फिर मुलाकात। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। आज हम एक ऐसे इशू के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको टेकअप करने की वजह यह है कि इसका एक लिंक जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आइडेंटिफाई हुआ, और उसके साथ साथ हमजा टॉक्सिन्स जो हम कहते हैं फ़िज़ाई आलूदगी समेत, अगर पेरेंट्स जो हैं खुदा न खास्ता शराब नोशी करते हैं, तंबाकू नोशी करते हैं, कोई और ऐसा सब्सटेंस यूज़ करते हैं जिसमें कुछ अद्वियात भी हो सकती हैं, तो उसकी मौजूदगी से भी बच्चों में एक ये जिन्याती डिसऑर्डर पैदा हो सकता है जिसे ADHD के नाम से जानते हैं।
इसको आइडेंटिफाई भी मुश्किल से करते हैं लोग। और विटामिन डी तो हम सोचते ही नहीं है फरा, हमें पता ही नहीं है हमने क्यों उसको, तो हमने संजीदा लेना ही नहीं। हम तो धूप में सिर्फ बैठने को कहते हैं, तमाम विटामिन हमारे अंदर आ जाते हैं, फिर हम धूप में भी नहीं बैठते। और आजकल रंग गोरा करने के लिए खवातीन जो है धूप से बहुत परहेज भी करती हैं, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाकिस्तान की खवातीन में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और इसका लिंक है कि 34% ज़्यादा खतरा होता है उन माओं में जिनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, कि उनके पैदा होने वाले बच्चे जो हैं एक आम माँ की निस्बत जिसमें विटामिन डी मुनासिब है या ठीक है, कि जो डेफिशिएंट माँ है उसके बच्चे ADHD का शिकार हो जाएं। इसमें अब होता क्या है, ये मर्ज़ क्या है, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। बच्चों की एक माहिर नफ्सियात हमारे साथ हैं डॉक्टर आमना बशीर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आमना, ये ADHD के बारे में पहले तो समझाइए कि वो कैसे साइन सिम्टम्स आएंगे तो हमें पता चलेगा, क्योंकि हाइपर एक्टिव होना हम कहते हैं बच्चा शरारती है, बच्चा पढ़ नहीं सकता, कंसंट्रेट नहीं कर सकता, कंसंट्रेशन स्पैन नहीं, हम कहते हैं केयरलेस है, लापरवाह है। वालिदैन ये समझते ही नहीं है कि उसके साथ ये मसला है जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहा। क्या बीमारी है क्या ये असल में? इनफैक्ट आपने जैसे स्टार्ट में बताया ना, इसको एक जिनियाती बीमारी हम कह सकते हैं, डिसऑर्डर कह सकते हैं, जो कि प्रीमेच्योर, एक आपने विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बताया, प्रीमेच्योर वेट, प्रीमेच्योर बर्थ और आपका लो वेट एट बर्थ, ये दोनों रीजंस भी हैं इसके। और दूसरा, ये दो तरह से इसके मेन दो सिम्टम्स हैं, एक इसमें हाइपर एक्टिविटी होती है और एक इनअटेंटिव होता है। बच्चा बैठ भी जाता है लेकिन उसमें अटेंशन स्पैन प्रॉपर नहीं कर पाता, मतलब कोई भी बात करने में उसको बहुत डिफिकल्टी होती है, 5 सेकंड के बाद उसकी तवज्जो बिल्कुल किसी और चीज़ की तरफ चली जाती है। और दूसरा, हाइपर एक्टिविटी में वो बिल्कुल बैठ ही नहीं पा रहा होता। हाँ, खतरे का साइन तब बचता है, हम अमूमन बच्चों को हम कहते हैं कि यार ये बच्चा हमारा तेज है, शरारती है, बहुत तेजी है इसमें। खतरे का सिम्टम तब बचता है जब बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है, या उसकी ये वाली सारी प्रॉब्लम्स, इम्पल्सिविटी उसके अंदर, फिजिटिंग, अपनी टर्न का वेट ना करना, ये सारी स्कूल्स में एग्जिबिट होना शुरू होती हैं और उसकी पढ़ाई में फ़र्क पड़ना शुरू करता है। तब आके पेरेंट्स रिपोर्ट करते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ ना कुछ मसला है। अदरवाइज उससे पहले तो सब बिल्कुल उसको शरारती बच्चा समझ के एक साइड लाइन कर देते हैं। और व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस, आपने कुछ तो बता दी हैं, और कैसे अवॉइड किया जा सकता है, क्या मुमकिन है कि इसकी कमी की जा सके, ताकि मैंने आजकल बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्हें हाइपर एक्टिव भी देखा है, कंसंट्रेशन स्पैन भी कम देखा है, लेकिन हम देखते हैं रिपोर्टेड केसेस सिर्फ 2.49 है। इसका मतलब है आइडेंटिफाई भी नहीं पेरेंट्स शायद कर पा रहे कि ये मसला मौजूद होता है। अच्छा फरा, ये 2.49 वो वाली पॉपुलेशन है जो अडल्ट में आ गई हुई है। अच्छा, इससे पहले जो किड्स और टीन्स में, यहाँ पे बच्चों में तो रिपोर्ट ही नहीं होता, पेरेंट्स इतने डिनाइल फेज में होते हैं, वो तो ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं करते कि देयर चाइल्ड इज गोइंग टू हैव सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, या उसमें इम्पल्सिविटी है अपनी। हम कहते हैं बच्चा बारी का वेट नहीं कर रहा या बच्चे में प्रॉब्लम आ रहा है स्कूल का, तो बस उसको और तरह से उसको आप स्लैप करना शुरू कर दें या उसको ट्यूशन ज्यादा कर दें, उसकी रूटीन बना दें, हालांकि इससे ऐसे कोई उसकी वजह नहीं होती। अगर बच्चा पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे पा रहा, उसका अटेंशन स्पैन कम है, अपनी बारी का वेट नहीं कर रहा, तो फोकस 2-3 चीज़ें उसकी, आपने जिस तरह, एक तो 2-3 चीज़ें हैं, एक जिस तरह लो बर्थ वेट मैंने बताया था आपको बच्चे का प्रीमेच्योर बर्थ के अलावा, दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें अब कर रहे हैं, जिसमें हम बच्चे की आप अमूमन चॉकलेट्स ज़्यादा दे दें उसको, कोई सोया जो खुराक है उसकी वो वाली, वो थोड़ा सा आपने कंट्रोल करने की ज़रूरत है उसमें। इसकी भी ज़्यादा मीठा उन बच्चों को ज़्यादा दिया जाए तो भी प्रॉब्लम आता है हाइपर एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर, हमने ये बताएं कि बच्चा अब स्कूल जाएगा ही तो हमें पता चलेगा कि बच्चा ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा है, हमें पहले कैसे पता लग सकता है, माँ बाप कैसे जज कर सकते हैं, क्या कुछ गेम्स हो सकती हैं बच्चे को उसमें परखा जाए कि बच्चा बिल्कुल ठीक तंदुरुस्त है या नहीं है? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मेरे 13 साल के एक्सपीरियंस में मैंने यही देखा है कि जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तब पेरेंट्स को अवेयरनेस आती है। हाँ, हमारा एक ही वो असूल है ना कि बच्चा हमारा पढ़ाई में बेस्ट होना चाहिए। जब पढ़ाई में उसकी परफॉर्मेंस नहीं आती तो फौरन पेरेंट्स तब आके उनको अलार्म साइंस शुरू कर देते हैं कि भाई हमारे बच्चे के साथ। हाँ, उससे पहले आप ये अपने बच्चे में देखें कि अगर वो अपनी टर्न का वेट नहीं कर पा रहा, एक जगह उसके लिए बैठना, इसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं होता, उसके लिए बैठना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एक जगह पे, वो अपनी बारी का वेट ही नहीं कर पाता, उसमें इतनी ज़्यादा इम्पल्सिविटी होती है कि एक के साथ, मतलब आप बाज़ वक़्त गुजरते हुए बम्प कर जाता है दूसरों के साथ, दीवार के साथ बच जाता है, फर्नीचर के साथ लग जाता है, उसमें भी पेरेंट्स को मतलब ये चीज़ें भी आप देखिए। अब आजकल जो है ना, आजकल सोशल मीडिया या मीडिया का इन्फ्लुएंस कह लें, अदरवाइज आजकल तो ये हाइपर एक्टिविटी वैसे भी हमारे एक कल्चर बन चुका है ना, तो अब आइडेंटिफाई करना कि ये मर्ज है और ये आइडेंटिफाई करना कि ये बच्चा तो मॉडर्न है, ये तो स्टाइलिश है, ये बात किसी की नहीं सुनता, एक ही सांस पे पता नहीं कितने जुमले बैठता नहीं है, तो हर
वक्त अजीबोगरीब हरकतें भी करता रहता है। ये तो अब एक हमारा मीडिया भी तो इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये मर्ज़ है और ये सोशल इन्फ्लुएंस है? जब आप ये देखें ना कि बच्चे में इसके साथ जब आप बिल्कुल ये ज़रूर होता है कि हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी की वजह से, इन अटेंशन की वजह से बच्चे की जो स्टडीज़ हैं उसमें बहुत सवेयर इश्यूज आते हैं। इवन खाने का बैठ के बच्चा प्रॉपर खाना नहीं खा सकता, उसमें इतनी ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी होती है और इन अटेंशन होती है। ये भी एक सिम्टम है उसमें। और दूसरा आप ये देखें, हाँ फैशन ज़रूर बन गया हुआ है, लेकिन आप जब ये देखें कि बच्चा आपका प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ पा रहा, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, अब्यूसिव हो रहा है, वो इसलिए भी हो रहा है, फिर साथ साथ उसमें डिप्रेसिव सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाते हैं, सेल्फ एस्टीम इश्यूज भी आना शुरू हो जाते हैं, परफॉर्मेंस सही कर नहीं पाता, सेल्फ एस्टीम लो होना शुरू हो जाती है, डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है बच्चों में। आज जहाँ पे हमारे यहाँ कुछ जी क्विकली इलाज बता दीजिए, क्योंकि हमें इसका सबसे ज़्यादा ये है कि हम थेरेपिस्ट पे फोकस ये करते हैं कि ज़्यादा उसको सेल्फ कंट्रोल सिखाया जाए, बच्चे को अपनी बारी का इंतज़ार करना सिखाया जाए, टर्न टेकिंग सिखाया जाए, उसको लिसन करना सिखाया जाए कि बैठ के आपने इतनी देर लिसन करना है, सुनना है आपने, सेल्फ कंट्रोल उसको सिखाना है, उसको सेल्फ एस्टीम की जो है एक्सरसाइजेज बतानी है। दूसरा सबसे ज़्यादा मैं जो फोकस करती हूँ वो ये है कि आपकी ADHD के सिम्टम्स की वजह से बच्चे में इमोशनल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं और उनकी वजह से फिर मजीद उसके वो इश्यूज उनको सॉल्व नहीं कर पाता। आपको पता है सोशल रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है ADHD वाले बच्चे के लिए, क्योंकि उसमें इम्पल्सिविटी होती है, वही फिजिटिंग है, फिर लोग उसको समझ नहीं पाते इस चीज़ पे। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर आमना, बहुत शुक्रिया आपका। ये अहम मरज़ जो से बच्चे ज़्यादातर मुतासिर होते हैं और बच्चों के ऊपर ही फोकस करना होगा, माँ बाप को देखना होगा। ये तमाम चीज़ें जो डॉक्टर आमना ने हमें बताई हैं, इस पर वालिदैन को कड़ी नज़र रखनी होगी। सब बात करेंगे जो हमने आप बता भी रहे थे आपको अपनी टॉप स्टोरीज में कि पश्तून कौम की खूबसूरत सकाफत दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखती है। बहुत सारे ऐसे डांसेस भी हमजा जिसमें वो रुमाल जो है ना उन्होंने उंगली पे बांधा होता है और वो उसमें डांस कर रहे होते हैं, लेकिन मंगनी की रस्म में एक अहम रस्म जो है वो रुमाल यानी दसमाल भी है। ये रस्म क्या है और इसको मनाने का मकसद क्या होता है, बता रहे हैं कोयटा से फजल तवाब अपनी एक खुसूसी रिपोर्ट में। पर मुहित पश्तून सकाफत के हर रंग मोहब्बतों और प्यार से भरे पड़े हैं। इन्हीं रिवायात में एक रस्म दुस्माल भी है। दुस्माल पश्तो में रुमाल को कहा जाता है, जो मंगनी के वक्त लड़की वालों की तरफ से एक रस्म के तौर पर दुल्हे को बजरिया निशानी के तौर पर पेश किया जाता है, जिसका मकसद रिश्ते का पक्का हो जाना है। ये पठानों में रिवायती रिवाज है, इसके बगैर मंगनी होता नहीं है। जिस कई सालों से आ रहा है, जिधर भी मंगनी हो रुमाल लाजमी देता है। जब रुमाल दे दिया तो इन लोगों को पता होता है कि ये लड़की का मंगनी इस लड़के से तय हो गया। एक दुस्माल मुख्तलिफ रंग बिरंगे धागों, मोतियों और दीगर आराइशी अशिया के हसीन इम्तजाज से 3 से 4 रोज में तैयार किया जाता है, जिसकी कीमत 3000 से लेकर 20,000 रुपए तक है और इसे घर में बाकायदा नुमाइश के लिए भी रखा जाता है। जो है ना इसमें 3 रुमाल भी आता है, 5 रुमाल भी आता है और 7 रुमाल भी आता है। ये जो है ना पठानों का रिवाज है। रुमाल में 3 रंग यानी सब्ज, सफेद और सुर्ख रंगों का शामिल होना लाजिम है। तारीखी पस मंजर के मुताबिक सब्ज रंग का मकसद जोड़े की जिंदगी में खुशहाली, सुर्ख मोहब्बत, जबकि सफेद रंग दोनों खानदानों के दरमियान अमन का पैगाम है। पश्तून कौम की खूबसूरत सकाफतों में से मंगनी का एक ये रुमाल यानी दुस्माल भी है, जिसके बिना मंगनी का तस्वुर मुमकिन ही नहीं। कैमरामैन आमिर हुसैन के साथ फजल तवाब, 92 न्यूज़, क्वेटा। वक्त हो गया है आपसे इजाज़त चाहने का। वीकेंड है, धुंध बहुत ज़्यादा है, अगर कोई सफ़र इख्तियार करना है तो भी एहतियात कीजिएगा और कोरोना से ख़ास तौर पे एहतियाती तदाबीर आपके हर लाइफ रूटीन का हिस्सा रहनी चाहिए। और कायद डे है, आप कायद डे मनाएं और SOPs का ख्याल रखें। जो साइलेंसर उतार लेते हैं बाइक्स के वो ना उतारें। और आप क्रिसमस जो हमारी मसीह बरादरी मना रही है, खुशियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें आपने भी SOPs का ख्याल रखना है। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी पीर को। अल्लाह हाफ़िज़।